हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्स शाला। और आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं विद इन 5 मिनट्स कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शीट है आपके सामने जिसमें कि तीनों मेथड्स के सारे फॉर्मूलेस को हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं एक एक मेथड को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड से। तो वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि सेल्स में से अगर हम परचेज माइनस करते हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो हमको जीडीपी एट एमपी मिलता है। लेकिन इसके लिए हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर्स का सेम फॉर्मूला तीनों सेक्टर पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तब जाकर वैल्यू एडिशन हमको यहां पर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब इसमें और आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं इसमें कि वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी। हमने एक P&L अकाउंट बनाया था जिसमें हमने ये चीज देखी थी कि ये है वैल्यू एडिशन बाय जूम लिमिटेड। कैसे? ये जूम लिमिटेड ने वेजेस, पावर, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री, ग्रॉस प्रॉफिट इतनी ही वैल्यू इनपुट करी है, इतनी ही वैल्यू ऐड करी है। तो इसको हमने अगर निकालते हैं तो 800 रुपीज आता है। ये डायरेक्ट मेथड था वैल्यू एडेड निकालने का। लेकिन अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, कम इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं वैल्यू एडिशन का। जो हमारी क्लास थी उसमें तो हमने बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप किया था, अभी हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं इस पोर्शन को। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि सर ये जो वैल्यू एडिशन 800 का था, अगर हम सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस इस तरीके से करते हैं सर, तो भी देखिए सेम आंसर आता है। तो हम ये चीज उस क्लास में तो डिटेल में समझे थे और अभी हम रिवाइज कर रहे हैं कि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। और इसी इनडायरेक्ट मेथड को हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में वैल्यू एडेड मेथड में यूज करते हैं। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, इस तरीके से आपका वैल्यू एडिशन निकलता है। फिर हमने क्या चीज और ऑब्जर्व करी थी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर होते हैं, उनकी सारी कंपनीज को अगर हम कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि नेशन की निकालनी है वैल्यू एडिशन, एक कंपनी की नहीं निकालनी। तो क्या निकल के आया था कि सर वैल्यू एडिशन इंडिया की अगर निकालनी है तो वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी प्लस वैल्यू एडिशन बाय टर्शरी सेक्टर, तीनों को अगर हम ऐड ऑन कर दें। और वैल्यू एडिशन निकलेगा कैसे? अरे सर अभी तो बताया था आपने, ऐसे निकलेगा। ये फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन निकालने का। ओके, फिर हमने इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वो आपको जो नॉर्मल क्लासेस में ऑब्वियसली अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि सर अगर हम इन तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? तो निकल के आएगा डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही बात चल रही थी। तो सर डीपी तो कांस्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड से डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आया। नेक्स्ट एमपी, सर जितने भी आपके गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो तो मार्केट प्राइस पे होते हैं ना सर, कभी कोई कॉस्ट पे तो गुड्स प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, सब मार्केट प्राइस पे प्रोड्यूस होते हैं, तो हम इसलिए एमपी ले लेते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। ग्रॉस क्यों लेते हैं? क्योंकि सर इस पूरे पोर्शन में कहीं भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। ट्रेडिंग अकाउंट में सर हम कभी भी डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते, इस फॉर्मूले में कहीं डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही नहीं किया है, इसलिए आंसर ग्रॉस में निकल के आता है। सो जीडीपी एट एमपी। फिर से फाइनली रिवाइज करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड को कि अगर सर हम सेल्स माइनस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं तो एक कंपनी का वैल्यू एडिशन निकल के आता है। और अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर पर इसी फॉर्मूले को यूज कर देते हैं तो इंडिया की जीडीपी एट एमपी निकल के आती। वैल्यू एडिशन मेथड इज रिवाइज्ड। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे इनकम मेथड पर। इनकम मेथड में क्या था सर, इंडिया ने कितनी इनकम अर्न करी एज अ होल, उन सबको अगर हम ऐड ऑन कर देंगे। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम्स। हमने अपनी क्लास की डिटेल वीडियो में इस बात को समझा था कि फैक्टर इनकम्स को ही हम यहां पर कंसीडर करते हैं, जो कि आती है हमारी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में सैलरी आती है इन कैश, इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन। इसको हमने बहुत इन डिटेल अपने नॉर्मल क्लास में कवर अप किया था, एक एक पॉइंट पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। क्या प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयर का ही क्यों कंसीडर करते हैं, एम्प्लॉई का क्यों नहीं करते हैं, कॉस्ट टू द कंपनी क्या होती है, कौन सी पेंशन को कंसीडर करना है। तो हमने इसमें ऑब्जर्व किया था कि हम ओल्ड एज पेंशन को कंसीडर नहीं करते हैं, नॉर्मल पेंशन को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। जैसे ही हम इन सबको एड ऑन करते हैं
जैसे ही हम इन सबको एड ऑन करते हैं तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज यहाँ पे निकल के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो बिजनेस रन हो रहे हैं उन बिजनेस ने जो सरप्लस क्रिएट किया है वो रेंट एंड रॉयल्टी एंड आपका इंटरेस्ट, इस पोर्शन को हमने देखा था अगर हम एड ऑन कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आता है। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों के एड ऑन से ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट की डायरेक्ट फिगर अगर नहीं गिवन है तो हमने क्या चीज समझा था, कॉर्पोरेट टैक्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड डिविडेंड्स, इन तीनों को ऐड ऑन कर दोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। हमने बहुत डिटेल में इस बात को समझा था नॉर्मल वीडियो में कि इनकी इंडिविजुअल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंडिविजुअल ये और ये कोई वैल्यू नहीं करता, इन तीनों का एडिशन ही प्रॉफिट है। उसको हमने ऐसे समझा भी था कि टैक्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड डिविडेंड्स इंडिविजुअली डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस इन इनकम मेथड, देयर सम टोटल, इनका टोटल इज इंपॉर्टेंट एज इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसका टोटल ही प्रॉफिट बन जाता है, इसलिए हम इसका टोटल कंसीडर करते हैं। और अगर आपको समझना है तो जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत डिटेल डिस्कशन है। फिर लास्ट आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। हमने मिक्स्ड इनकम में क्या देखा था, अगर कोई पर्सन है जो एम्प्लॉय भी है, उसका खुद का काम भी है या रेंटल भी है या इंटरेस्ट देता है, इन सबको अगर हम एड ऑन कर देंगे तो उस पर्सन की मिक्स्ड इनकम निकल के आ जाएगी। उसको भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इनकम मेथड में थर्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं, मिक्स्ड इनकम। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आता है, क्या सर इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी क्या आएगा, एफसी आएगा, तो हमने इसको भी लॉजिकली समझा था। क्या अगर हम इन तीनों को ऐड ऑन कर देते हैं, एक चीज हमेशा कांस्टेंट होती है डीपी। डीपी तो इसे, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हमेशा रहेगा। अब एफसी इसलिए होगा यहां पर क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पर है। आप देखिए रेंट, आपका ये वाला पोर्शन देखिए, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, ये सब आपका जो है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर पेमेंट्स का ही तो पोर्शन है। वीडियो में हमने बहुत डिटेल में देखा था, इसलिए हमने इसको फैक्टर कॉस्ट लिया है। अब यहां पर नेट क्यों लिया है, क्योंकि ना इसमें डेप्रिसिएशन कभी लगता है, कभी सैलरी में डेप्रिसिएशन लगता, रेंट मिलने में नहीं लगता, इंटरेस्ट मिलने में नहीं लगता, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन लगता है। एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स, इन दिस पोर्शन इज अ नेट प्रॉफिट। चूंकि ये नेट प्रॉफिट है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, इसलिए हमने यहां पर एनडीपी एट एफसी को कंसिडर किया है। ठीक, अगेन उसी बात को वापस से हमने यहाँ पे रिवाइज किया था कि इनकी इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं होती, वो सेम पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या देखा, फाइनली हमने इनकम मेथड में ऑब्जर्व किया कि इन तीनों का एड ऑन अगर हम कर देते हैं तो एनडीपी एट एफसी निकल के आती है इनकम मेथड की। नाउ फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब पूरे इंडिया ने कितना एक्सपेंडिचर किया एक साल में, वो हमको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेशन बताएगा। ओके, तो पूरे इंडिया में जितने कितने हमारे सेक्टर्स होते हैं, सर 4 सेक्टर होते थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनके एक्सपेंडिचर्स निकालना है। सर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड। अच्छा, प्रोड्यूसर क्या करता है, सर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट बाय पी मतलब इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट क्या करता है, सर गवर्नमेंट क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है, एक्स माइनस एम। तो यही एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इन सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, तो सर हमारा ऑल एक्सपेंडिचर्स निकल के यहाँ पर आ जाते हैं। फिर हमने इसको कैसी चीज देखी थी, इसको मैं वापस से लेके आऊंगा। हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि सर ये सारे एक्सपेंडिचर्स को जब हमने ओपन अप करा, फिर हमने क्या देखा, सारे फिक्स एक्सपेंडिचर को सर आपने एक साथ करा लिया था, और उन फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को आपने कहा था फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आपने क्या कहा था, अच्छा अब क्या करिए, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर तो लिया ही लिया, अब इन्वेंट्री को भी ले लो एज ए इन्वेस्टमेंट। तो सारे आपने इन्वेंट्री प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आपने कंसिडर किया, उसकी जगह आपने वर्ड यूज कर दिया कैपिटल फॉर्मेशन। पूरे इंडिया ने कितनी कैपिटल फॉर्म करी, तो सर आपने यहां से हमको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हम सारे कंजम्पशन को एक साथ ले लें, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ले लें, चेंज इन इन्वेंटरी को ले लें, एक्स माइनस एम को ले लें, तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट हमने क्या समझा था, इन दोनों को अगर हम टोटल कर दें, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री, उसकी जगह हम वर्ड यूज कर दें कैपिटल फॉर्मेशन, तो वहां पे क्या निकल के आएगा, तो सर यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला निकल के आएगा। इन इंडिविजुअल फॉर्मूले से या तो जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा या एनडीपी एट एमपी। अब सर ये क्यों, ये भी हमने क्लास में बहुत डिटेल में समझा था। डीपी तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा की तरह, एमपी क्यों, क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं तो हमेशा मार्केट प्राइस पे करते हैं। अभी हम मैं बाजार से कुरकुरे लेने चले जाऊं
और वो बोले कि यार इसकी एमआरपी 10 रुपए है, और मैं बोलूँ कि नहीं एमआरपी पे नहीं लूंगा मैं, तो तुम्हारे को जब ये 6 रुपए का पड़ा था, तुम्हारी कॉस्टिंग 6 रुपीज है, तुम्हें 6 रुपीज में दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपको हमेशा मार्केट प्राइस में परचेज करना है। इसलिए हम एमपी यहाँ पर निकालते हैं इन सब का टोटल। अब दिक्कत क्या आती थी कि सर ग्रॉस लें कि नेट लें, माय आंसर वाज कि दोनों सही हैं, पर कब क्या लेना है उसकी समझ के लिए हमने इसको इस तरीके से देखा था। क्या देखा था हमने तब, बहुत डिटेल में किया था, अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। क्या देखा था हमने कि यहां पर जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है तो आंसर ग्रॉस में ही आएगा। सेम चीज अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट में पोस्ट एप्रिसिएशन या कैपिटल फॉर्मेशन नेट में, तो भी आंसर हमेशा नेट में ही निकल के आएगा। तो कौन सा एलिमेंट है जो ये डिसाइड कर रहा है कि आंसर कैसे निकल के आएगा? आंसर इज ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका ग्रॉस है कि नेट, वो बताएगा कि जी आएगा कि एन आएगा। इतनी जल्दी तीनों मेथड का हमने आज रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है और आप रटना नहीं चाहते हैं तो इसके डिटेल वीडियोस को जरूर देखिएगा। आई होप सारा रिवीजन आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, टेक केयर।